दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। मेरे साथ हैं विजय कुमार जी और डॉक्टर विजय कुमार जी होने वाले हैं अभी, और क्योंकि इनकी पीएचडी है वो बहुत ही जल्द सबमिट होने वाली है और उसके बाद में फिर वाइवा होगा और जो कोरम है वो पूरा हो जाएगा। तो विजय जी, आपको एडवांस में बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। विजय जी हमारे साथ में लेक्चरर हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो बहुत सारे हमारे साथियों के लिए एक समस्या आती है और वो समस्या पता है क्या है? नॉर्मल सी समस्या है कि सर पीएचडी कैसे करें। तो क्योंकि यूजीसी की जो गाइडलाइन है वो है कि डिस्टेंस मोड से आप पीएचडी नहीं कर सकते और कर भी नहीं सकते, और यदि करेंगे आप तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, वो एक मतलब वेस्ट आपका कागज है, डिग्री नहीं है। तो अब जो हमारे भी जितने भी व्यूअर हैं उनके मन में शंका है कि किस प्रकार से पीएचडी करें, परंतु मैं आपको शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि आप पीएचडी कर सकते हैं रेगुलर मोड से, इसके साथ में पीएचडी कर सकते हैं आप पार्ट टाइम से भी। पर बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो पूछना चाहेंगे सर कोर्स वर्क कैसे करें, फिर और प्री सबमिशन जो होती है यानी कि स्टार्टिंग के अंदर जब सिनॉप्सिस जमा करते हैं तो उसको, जिसको रिसर्च प्रपोजल के नाम से भी जानते हैं, उसको कैसे बनाएं, किस प्रकार से हम पीएचडी करें, किस प्रकार से गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए क्या समस्या आएगी, कैसे हैंडल करना है, वो सारे जो जितने भी पॉइंट्स हैं विजय जी आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे कि शुरू से आखिर तक आपको क्या करना है और कैसे आपकी पीएचडी होगी और किस प्रकार से आप गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो किस प्रकार से आप पीएचडी कर सकते हैं। विजय जी अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। विजय सर, आपने जैसे गवर्नमेंट जॉब में होते हुए पीएचडी स्टार्ट की, तो हमारे दर्शक यही जानना चाहते हैं कि सबसे पहले आप बिल्कुल स्टार्ट से बताएं कि सबसे पहले आपने गाइड भी फाइंड आउट किया होगा, फिर उसके बाद में रिसर्च प्रपोजल बनाया होगा, कोर्स वर्क किया होगा, सारी बताएं कि किस प्रकार गवर्नमेंट जॉब में रहते आप इसको मेंटेन कर सकते हैं और आपने कैसे किया। जी डॉक्टर साहब, किसी भी पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ पे हमें एडमिशन लेना है, किस यूनिवर्सिटी में हमने एडमिशन लेना है। यूनिवर्सिटी को डिसाइड करें आप। उस यूनिवर्सिटी का जो एडवर्टाइजमेंट आता है एडमिशन के लिए जी, तो उसके ऊपर जाएं और जो उसमें कट ऑफ डेट होती है, लास्ट डेट जो अप्लाई करने के लिए, जी तो हमें जो ही हमने फॉर्म अप्लाई किया तो हम फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर शायद उनकी डेट आ जाती है रिटन टेस्ट के लिए, कब तक रिटन टेस्ट होगा। ठीक है। तो फिर हमारा रिटन टेस्ट होने का जब टाइम आ जाता है तो हमें अपने डिपार्टमेंट को भी परमिशन के लिए वहाँ पर अप्लाई कर देना चाहिए। जब फॉर्म आपने अप्लाई कर दिया, रिटन टेस्ट से पहले आप मतलब इंटीमेट कर दो अपने डिपार्टमेंट को। जी ठीक है। आप अपने डिपार्टमेंट को इंटीमेट कर, आप परमिशन के लिए आप अप्लाई करें। परमिशन के लिए जी परमिशन के लिए अप्लाई कर दें आप। जो ही आपका रिटन टेस्ट होगा, इतनी जल्दी परमिशन आती नहीं है, आप सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के भेजेंगे तो रिटन टेस्ट के बाद आपका वो एक इंटरव्यू वगैरह होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करते हैं, मेरिट बनाते हैं। तो मेरिट बनाने के बाद वो आपका प्रोविजनल एडमिशन करेंगे। ठीक है। तो प्रोविजनल एडमिशन जब होगा तो आपकी, मेरे ख्याल में वहाँ तक आपकी परमिशन वापस आ जानी चाहिए, परमिशन डिपार्टमेंट से आ जानी चाहिए। अच्छा, इसमें भी परमिशन में भी दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि आप विद पे लीव लेके परमिशन ले रहे हो, एक सिर्फ डिपार्टमेंट की परमिशन ले रहे हो कि आप गवर्नमेंट जॉब करते रहेंगे, किसी भी प्रकार से डिपार्टमेंटल वर्क इफेक्ट नहीं होगा। तो आपने कौन सी परमिशन ली और कौन सी लेनी चाहिए? नहीं, अगर वो जरूरत और उसकी दोनों ही, पर्सनल भी ज़रूरत है और वो आपका जो सब्जेक्ट है उसकी ज़रूरत भी है। को जो अगर हम थ्योरेटिकल जो सब्जेक्ट है वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर हमें ज़्यादा टाइम ऐसे एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हमारा फील्ड वगैरह वर्क भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो हम यानी कि पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। तो पार्ट टाइम कर सकते हैं। और कुछ सब्जेक्ट है जिनकी रिक्वायरमेंट है कि वहाँ पर आपको फील्ड में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा या लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, तो वहाँ पर आपको लंबे समय तक रहना पड़ेगा लैब के अंदर या फील्ड के अंदर, तो आपको वो विद उस प्रकार की परमिशन चाहिए, विदाउट पे वाली भी विदाउट पे लेनी पड़ सकती है। ठीक है। तो आपने ये कौन सी परमिशन ली थी? मेरी विद पे की थी, और मुझे जैसे उसमें पहले देना पड़ता है एफिडेविट कि मैं अब जो डिपार्टमेंट के जो काम है जो मेरे, वो उनको प्रभावित नहीं होने दूंगा, और मेरी वो कुछ लिमिट होती है कि मैं इतने दिनों की छुट्टी टाइम पीरियड के दौरान इतने दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी, और वो उसके लिए मैं पहले इंटीमेट कर दूंगा मैं। यानी कि दोस्तों आप इस बात को सीधा सा ये समझ लें कि आपको डिपार्टमेंट से परमिशन ये लेनी होगी कि मुझे
मतलब मैं डिपार्टमेंट का वर्क है जो उसको इफेक्ट किए बगैर अपनी पीएचडी करना चाहूँगा और मैं पार्ट टाइम पीएचडी कर लूँगा। तो ये तो बात है परमिशन की। यदि आप परमिशन लेते हैं विदाउट पे रहने की छुट्टी, वो आपको अलग से लेनी पड़ेगी। कई परमिशन ऐसी भी होती हैं कि आपको स्पॉन्सर कर देती है गवर्नमेंट, सैलरी भी देती है और आपको ड्यूटी पे आने की भी ज़रूरत नहीं है, वो भी परमिशन होती हैं। अलग अलग टाइप की परमिशन है, परंतु सबसे आसान जो परमिशन आपको मिलती है वो ये है कि आप डिपार्टमेंट का काम किसी भी प्रकार से इफेक्ट किए बगैर पार्ट टाइम आपकी पीएचडी कर सकते हैं। तो विजय जी, अब इससे आगे बताइए कि रिसर्च प्रपोजल का बताइए और कोर्स वर्क का बताइए कि कैसे आपने पूरा किया। अब बात करते हैं कि उसमें जो पीएचडी की जो प्रोग्रेस, पहले तो हम जो ही हमारा रजिस्ट्रेशन होगा, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होगा, तो उसके बाद ये देखी जाएगी अगर आपकी एमफिल है तो आप को कोर्स वर्क करने की जरूरत नहीं है। रेगुलर एमफिल है तो ठीक। अगर रेगुलर एमफिल नहीं है तो कोर्स वर्क करना पड़ेगा। जी, 6 महीने का कोर्स वर्क होगा, वो करना पड़ेगा। और उसमें भी अगर मान लिया जैसे यहाँ पे छुट्टियों की बात है, आपने परमिशन ले रखी है और आपको कोर्स वर्क करना पड़ेगा, तो उसमें शायद वो लगभग 1 महीने के लगभग क्लासेज होती हैं, तो उस टाइम की छुट्टी लेनी पड़ेगी। आप वो 1 महीने की छुट्टी लें और वो कोर्स वर्क पूरा करें। उसके बाद पेपर होते हैं उसके 3-4, वो आप पेपरों के बाद उसका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब ये मानने कि आप ये लगभग आपका जो आपने अप्लाई किया था स्टार्टिंग में पीएचडी के लिए, उससे लगभग 1 साल के अंदर ये आपका काम पूरा कोर्स वर्क वगैरह हो गया, सारा काम आपका फिनिश हो जाएगा। फाइनल रजिस्ट्रेशन उसके बाद होगा। जी होगा। फिर उसके बाद रिसर्च प्रपोजल का जैसे जी हाँ, अभी फाइनल नहीं हुआ। अच्छा, अभी तो अब क्या होगा, अब आपको अपना रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना पड़ेगा। रिसर्च प्रपोजल तैयार करके उसमें आपके टॉपिक्स होगा, आपके जो पर्पज क्या स्टडी के, मेथोडोलॉजी क्या होगी, ऑब्जेक्टिव्स क्या, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी उसमें। और वो आपने सबमिट करवाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद एक मीटिंग होगी और मीटिंग में आपको वो प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। और उसमें जब वो पास हो जाएगा तो फिर आपको वो आपका टॉपिक भी सिलेक्ट हो जाएगा, तो वो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको लेटर मिलेगा और आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन वहाँ से होगा और आपको गाइड भी अलॉट कर दिया जाएगा। गाइड अलॉट यूनिवर्सिटी करती है या खुद मेहनत करनी पड़ती है? जी, इसमें जो प्राइवेट जैसे यूनिवर्सिटीज हैं तो यूनिवर्सिटी खुद ही कर देती हैं अलॉट, प्राइवेट में तो खुद कर देती हैं। और अगर हम सरकारी सिस्टम की हम बात करें तो यहाँ पर डबल गेम चलता है। मतलब आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी और यूनिवर्सिटी भी थोड़ी सी हेल्प आपको कर देती है, परंतु खुद मेहनत करनी पड़ेगी। जी डॉक्टर साहब, प्रोसीजर तो यूनिवर्सिटी का है कि वो आपको ऐसे अप्लाई करना पड़ेगा और वहाँ से गाइड अलॉट हो जाएगा। लेकिन वो गाइड अलॉट होने के लिए पहले आपको गाइड से बात करके उसको तैयार करना पड़ेगा कि वो आपका ये पीएचडी एमफिल वगैरह करवाना चाहता है या नहीं करवाना चाहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विजय जी, एमफिल से पहले तो एमफिल होने के साथ साथ में इनको कोर्स वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो इनका कोर्स वर्क छूट गया था, तो इसलिए इनको थोड़ी सी और आसानी हो गई। सिर्फ इनको रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना पड़ा और रिसर्च प्रपोजल के बाद यूनिवर्सिटी ने को रजिस्ट्रेशन का परमानेंट रजिस्ट्रेशन का लेटर दे दिया और फिर उन्होंने गाइड के साथ बात करके अपना फाइनल काम शुरू कर दिया। तो उसके बाद कोई समस्या आई आपको जॉब करते हुए काम करने की, किस प्रकार से, जैसे आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से की है, तो पहली तो हमारे दोस्त जो हमारे व्यूअर हैं उनके मन में ना एक कन्फ्यूजन होता है, क्या प्राइवेट और गवर्नमेंट वाली जो डिग्री हैं वो इक्वल हैं या ऐसे इस प्रकार का कन्फ्यूजन? वो देखो, वो होना तो स्वाभाविक है कि आप इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे भी आप फीस भी दे रहे हैं, और अगर वहाँ पे फिर वो फेक हो तो फिर बड़ी समस्या हो जाती है। बिल्कुल। तो ये तो जरूर है कि आप जब भी एडमिशन लें तो पहले ये देखें कि वो यूनिवर्सिटी के पास क्या उस कोर्स की है। ये दोनों ही चीज़ हैं इंपॉर्टेंट। कई बार हम क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी देख लेते हैं कि ये एफिलेटेड है, यूजीसी से एफिलेटेड है, फलानी चीज़, लेकिन मेन चीज़ है कि आप ये भी देखें कि कौन सा कोर्स उसका पर्टिकुलर, वो जो कोर्स आप कर रहे हैं, जो पीएचडी जिस सब्जेक्ट में कर रहे हैं, वो यूजीसी से एफिलेटेड है या नहीं है। अगर वो सारी चीज़ें नहीं होंगी तो वो आपकी जो डिग्री है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो आप पहले इन चीज़ों का ज़रूर पता कर लें और उसके बाद जब आप करते हैं काम तो फिर आप मुझे जो समस्याओं की जैसे आपने बात की तो वो समस्याएं बहुत ज़्यादा तो नहीं महसूस हुई, लेकिन ये है कि आपको दोनों काम जब साथ साथ करने पड़ते हैं तो ज़्यादा कई बार प्रेशर रहता है कि हम वहाँ से भाई चलो ये कोई तैयार करना है, कोई हमने दूसरा जैसे चैप्टर को तैयार करना है, गाइड का मैसेज आ गया कि भाई आप इस टाइम तक आप ये काम कर लें, और फिर आपको जैसे कोरोना में ज़्यादा थोड़ी सी दिक्कत रही मुझे कि यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरीज बंद थी, ऑनलाइन इतना नहीं होता है, चीज़ें काफ़ी दिक्कत। ऑनलाइन में पहले ही हमारा काम काफ़ी
फ़ोन के ऊपर, और आपको पता है कि लैपटॉप के ऊपर स्क्रीन के सामने ही रहते थे, और फिर ये काम भी सारा स्क्रीन के ऊपर होगा तो बहुत ज़्यादा टाइम तक आँखों में ये बड़ी दिक्कत मुझे हुई महसूस। आपको दिक्कत होगी थी आँखों में। तो दोस्तों ऑनलाइन काम में ना आपको पता है कि हर चीज़ के प्रोज और कॉन तो होते ही हैं। तो ये समस्या थोड़ी सी आपको ये आ जाएगी कि बहुत ज़्यादा टाइम तक आप स्क्रीन के सामने रहेंगे तो आइज की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो विजय जी बता रहे हैं कि इनको जो समस्या आई, एक तो यही ऑनलाइन की, क्योंकि ऑफलाइन काम था ही नहीं, सब कुछ ऑनलाइन था, और गाइड को मिलने में जाने में वो इस तरह की समस्या। ये भी अभी कोरोना काल में थोड़ा सा ये भी, क्योंकि इस तरह की जो रिस्ट्रिक्शंस थी तो और वो डर भी था सबके मन में। हम आप समझ सकते हैं कि कोई भी जब अपना परिवार और पड़ोसी के साथ भी आने जाने में महसूस हिचक होगी थी, रिश्तेदारों के पास जाने में हिचक होती थी, तो नेचुरल है कि भाई वो गाइड से भी। हाँ ये है कि चलो जो आधुनिक टाइम था इसका ये बेनिफिट हुआ कि फ़ोन पे बात होती रही गाइड से भी, और जो काम होता था वो भी मेल वगैरह पे भेजते रहे, और वो एडवाइस लेते रहे बीच बीच में सारी चीज़ें, तो वो चली, वो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। तो दोस्तों ये थी विजय जी की जर्नी कि इन्होंने किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन लिया, रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाया, पीएचडी को मुकाम तक किस प्रकार से पहुंचाया। अभी हाल फिलहाल में 1-2 दिन में विजय सर उसको सबमिट करने वाले हैं, और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी की, पॉलिटिकल साइंस से। और यदि आपका कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है ना कि गवर्नमेंट से करें, प्राइवेट से करें, या पीएचडी किस प्रकार करें, कोर्स वर्क वगैरह से रिलेटेड, रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड, ड्यूरिंग द सेशन किस प्रकार की आपको कोई समस्या आ रही है वगैरह वगैरह, ये आपको यदि समस्या है तो आप निश्चित तौर से कमेंट सेक्शन के अंदर हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। और इसी के साथ में मैं आपको एक और सलाह दूंगा कि आप इंस्टाग्राम पे जाके यदि क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका बहुत जल्दी जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। और यदि आपकी ऐसी कोई समस्या है, क्योंकि मैंने पीएचडी करी थी वो काफ़ी टाइम हो गया था, और विजय सर बिल्कुल करंट में कर रहे हैं। हमारे टाइम तो रिसर्च प्रपोजल का भी इतना ज़्यादा रोल नहीं था, और कोर्स वर्क का भी रोल नहीं था, प्री पीएचडी का भी ज़्यादा नहीं था, प्री पीएचडी का भी ज़्यादा नहीं था। अब ये ना धीरे धीरे बदलाव बहुत सारे आ रहे हैं। तो इन बदलाव के साथ यदि आपकी कोई समस्या है तो निश्चित तौर से आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और हम कंसल्ट करके और आपको बताते हैं उसका जवाब, और आपको यही शुभकामनाएं देते हैं कि आप भी पीएचडी में इनरोल हो सकते हैं। हाँ, एक बात आप याद रखें कि पीएचडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जो जॉब निकली है ना अभी हाल फिलहाल में, वहाँ पे एपीआई स्कोर मांग लिया, और एपीआई स्कोर में आप देखिए कि एश्योर्ड जो प्रोग्रेस है आपका वो इंडेक्स होना चाहिए अच्छा। पीएचडी के उसमें कॉलेज में आपको 25 नंबर और यूनिवर्सिटी में 30 नंबर मिलते हैं पीएचडी के। तो निश्चित तौर से यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको पीएचडी को तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। एसोसिएट और प्रोफेसर में तो पीएचडी के बगैर आप जा ही नहीं सकते, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो पीएचडी आप जरूर करें। कई हमारे दोस्त ऐसे हैं, कई हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको एक समस्या आ रही है, जेआरएफ हो रखा है, 1 साल हो गया, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा, तो उनके लिए विजय जी आप क्या सलाह देंगे? ये बड़ी समस्या है कि वो गाइड की समस्या, गाइड की आ जाती है। कई सारी यूनिवर्सिटी जो उनकी चाहिए थी यूनिवर्सिटी उनमें भी एडमिशन नहीं हो पाता, उनमें सीट अवेलेबिलिटी भी हो सकती है। ये कई समस्याएं आ जाती हैं। कई समस्याएं हैं। वो देखो बच्चे ने मेहनत की और जेआरएफ भी लगे, अब उसको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना वो चाहता है, जहाँ मान लो डीयू में लेना चाहता है कोई, अब डीयू में जाके उसको गाइड नहीं मिल रहा, या वहाँ पर किसी कॉलेज में सीट नहीं मिल रही यूनिवर्सिटी में, तो उसको डिपार्टमेंट में किसी में, तो वो समस्याएं हैं और उससे पार पाना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है। इसके लिए कोई स्पेशल तो क्या कहें, ये है कि उसको जो ही उसका जेआरएफ लगता है तो उस बच्चे को तैयारी अपनी पीएचडी के रजिस्ट्रेशन के लिए स्टार्ट कर देनी चाहिए, और साथ में ऑप्शन भी रखनी चाहिए कि एक जगह नहीं हो पाए तो कहीं दूसरी जगह हो जाए। हाँ दोस्तों, इसके साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, क्योंकि बहुत बार पीएचडी की जहाँ भी सीट निकलती हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी में सीट आती हैं, हम उसके बारे में अपडेट आपको करते रहते हैं। और आपको ये भी बात बताना चाहता हूँ कि हर यूनिवर्सिटी में आप ट्राई कीजिएगा। इसके साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक मीटिंग हुई थी जिसके अंदर वो नेट के आधार पे एडमिशन की बात कर रहे थे, तो हो सकता है बहुत जल्द ये भी आपके सामने आ जाए। और जिनका 1 महीना ही बचा जेआरएफ का, प्लीज़ वो तो आप छोड़ दें उस ट्राई को। जिनका 1 साल बचा है वो आप सीरियसली ट्राई कीजिए, और हर यूनिवर्सिटी में जो आपके नज़दीक है उसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए। कि भगवान से यही प्रार्थना है कि आपकी जो पीएचडी का एनरोलमेंट है, रजिस्ट्रेशन है, वो बहुत जल्द हो जाए, और आगे के आपके भविष्य के लिए बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।